again and welcome back to Zor Ka Jod, and this is the PSL 9 special edition of Zor Ka Jod. और बहुत सारी डिस्कशन होनी है बिकॉज PSL 9 इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। एक ओपनिंग सेरेमनी का जो है वो माहौल गर्म हो रहा है इस वक्त। एंथम भी आ गया, एंथम के रिव्यूज भी जानेंगे, आप लोग सबसे भी जानेंगे और आप लोग सबसे भी जानेंगे। सो डिस्कशन स्क्वाड्स के हवाले से होगी, कैप्टन चेंजेस के हवाले से होगी, ट्रेड के हवाले से होगी, बहुत सारी बातें होने वाली हैं यहाँ पे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और आपने देखा कि इस पुरजोश अंदाज में हमारे यहाँ पर दोस्तों ने इतनी तालियां बजाई हैं, लगता है कि ये छक्के इनको अभी से नज़र आ रहे हैं। वैसे तो आपको लगता है, आप जानते होंगे कि जब ईद का चांद नज़र आना होता है तो पेशावर में पहले से नज़र आ जाता है। तो यहाँ पर इनको लगता है कि कल के मैच की अभी से कुछ अंदाज़ा हो गया कि जीत कौन रहा है। तो आपकी टीम कौन कौन सी है भाई, कौन कौन किस किस को सपोर्ट कर, ये जो साहब बैठे हुए हैं इनसे पूछें ये कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल जो एक बिल्कुल नुकर का कॉर्नर वाली साइड पे एक कोने में है, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं भाई? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान। अरे भाई ये PSL में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं या किसी को भी नहीं करते हैं? सारी को करता हूँ, सारी टीम्स को पाकिस्तान को। ये है पाकिस्तान का जज्बा। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। और ये देखें जी, आपके लिए तालियां, बहुत सारी तालियां, इनके लिए बहुत तालियां लगाएं क्योंकि इन्होंने मेरा ख्याल अपने रोज़ा रखा हुआ है, बताना नहीं है किसी को कि कौन सी टीम है इनकी। तो ये जी बहुत सारी बातें, जैसे कि सवेरा साहब ने आपको बताया है कि पाकिस्तान सुपर लीग इस एडिशन में कप्तानों की तब्दीली के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे कि मैचेस किस तरह से कहाँ खेले जाएंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर आपके साथ हम जो मालूमात मुल्क भर से इस हवाले से हमें आएंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। और फिर अहम चीज़ें, कैसे टीमें जीत सकती हैं, किन वजूहात पर टीमों को नाकामी का सामना करना पड़ा, ये सब चीज़ें आपके साथ हम करते रहेंगे। क्या आप ख्याल है सवेरा, ऐसे ही चलेगा ना सब कुछ? बिल्कुल ऐसे ही चलेगा और कुछ इनसाइडर्स भी लेकर आएंगे। हाँ। क्योंकि हाफिज ज़रूरी है कि इनसाइडर्स भी हमारे व्यूवर्स को यहाँ पता चलनी चाहिए। खबरें बिल्कुल होनी चाहिए, चूँकि एक वो चीज़ है जो आपको टेलीविज़न पर नज़र आती है, एक आपको खेल के मैदान में नज़र आती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बंद कमरों में हो रही होती हैं और वो फैसले असरअंदाज होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। तो वो भी जानना उन लोगों का हक़ है जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों से प्यार करते हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट को के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हर वक्त ये कोशां भी रहते हैं, ख्वाहिश भी कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ें भी आप तक हम ज़रूर लाएंगे और ये हमेशा से हम आपके साथ शेयर करते ही रहे हैं। कैसा? बिल्कुल। और जो जैसे बंद कमरों में जो चीज़ें होती हैं या ड्रेसिंग रूम की जो खबरें होती हैं वो कभी किसी चिड़िया के ज़रिए, कभी फाख्ता के ज़रिए, कभी कोई खरगोश, कोई ना कुछ घूमता फिरता हम तक हमारे कान में वो खबर दे जाता है। तो यस, वो खबरें ज़रूर यहाँ पे शेयर होंगी। मगर जब हम PSL 9 की बात करते हैं, बहुत सारी चेंजेस हुई, बहुत सारी इधर से उधर शफलिंग हुई, कौन खिलाड़ी किधर चला गया, कौन खिलाड़ी कौन सी जर्सी में कौन से कलर में दिखेगा। अभी ये कोई तकरीबन एक हफ्ता लगेगा सबको इसको एब्जॉर्ब करने में कि कौन कहाँ चला गया, कौन कहाँ किसका कप्तान बन गया और कहाँ कौन दूसरा जो है जो इतने सालों से एक टीम में था वो किसी और टीम में चला गया। सो ये सारी रिप्लेसमेंट पे हम बात करेंगे। मगर मेरा ख्याल से डिस्कशन का आगाज करते हैं हाफिज, और वो कैप्टन से करते हैं बिकॉज कैप्टन में भी हमें तब्दीलियां देखी हैं इस दफा। अगर हम सीजन 9 की बात करें और द मोस्ट सीजन्ड कैप्टन हमें तब्दील होता हुआ देखा, which is Quetta Gladiators and which is the buzz right now of PSL 9 that Shane Watson announcing कि हाँ। और ये दो चीज़ें हुई, एक गैर मुल्की कोच थे क्वेटा के और उन्होंने गैर मुल्की जो खिलाड़ी था उसको कप्तान बनाया पाकिस्तान सुपर लीग की इस एक ऐसी फ्रेंचाइज में जो कि सरफराज की वजह से लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और सरफराज और वो जो उस टीम की मैनेजमेंट है, जो उसके मालिकान हैं, उन सब के नज़दीक दोनों का आपस में जो ताल्लुक़ था वो एक बहुत ही एहतराम भी था, जज्बाती वाबस्तगी भी थी। और ये भी अब लगता है कि शायद लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं कि नदीम उमर साहब ने कितने भारी और दिल के साथ कितना बड़ा पत्थर रखा होगा और उन्होंने ये फ़ैसला किया होगा कि सरफराज की जगह पर उन्होंने किसी और को कप्तान मुकर्रर करना है। लेकिन आपका क्या ख्याल है, वाकई कुछ मिसमैनेज हुआ? क्योंकि लोगों का ये ख्याल, अगर हम देखते हैं कुछ सहाफ़ी हज़रात भी हैं वो भी अपनी ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा बेहतर तरीके में इसका ऐलान किया जाता। तो आपकी एक आपने 8 साल तक अगर किसी टीम की कप्तानी की है और उसी नवे एडिशन में जब ट्रॉफ़ी की तकरीब रुनमाई हो रही है वहाँ पर भी आप अपनी टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन उसके कुछ घंटों बाद मंजर बदलता है
और सरफराज कप्तान नहीं रहते हैं। बिल्कुल, मतलब जैसे एकदम से कहानी में कोई ट्विस्ट आ गया और एकदम से एक तब्दीली हो गई, क्योंकि आखिरी वक्त तक जब तक हमारी नदीम उमर साहब से बात होती रही तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं सोच रहा, कप्तानी में कोई चेंज नहीं होगा, सरफराज वुड बी लीडिंग क्वेटा ग्लैडिएटर्स बिकॉज सरफराज हैज बीन लीडिंग क्वेटा ग्लैडिएटर्स सिंस PSL 1। मगर हाफिज क्या ही अच्छा होता, हम हमेशा कम्युनिकेशन गैप की बात करते हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, और उस कम्युनिकेशन गैप यहाँ पे भी दिखा वो PSL 9 में, बिकॉज क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम में क्या ही अच्छा होता कि सरफराज खुद राइली रोसो को ऑप्ट करते और खुद अपना जो कैप्टन का बैटन है वो आगे देते, तो वो ज्यादा ये भी बिल्कुल उसी तरीके से एक बहस है कि अगर हम पाकिस्तान की सतह पर बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर अपने खिलाड़ियों के बारे में कोई फैसला करता है या कोई फैसला करने जा रहा होता है तो एक राब्ते का फुकदान है, हम आहंगी का फुकदान है, वो नज़र आता है। वही पाकिस्तान सुपर लीग की इस फ्रेंचाइज में कप्तानी के मामले में आया। ये ज़रूर बात थी कि जैसे आपने कहा, बात हो रही है कि इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से इस मामले को सुलझाया जा सकता था या इसका फ़ैसला किया जा सकता था। यकीनी तौर पर ये चीज़ें सरफराज की कानों में भी होंगी, उनको भी पता होगा कि उनकी कप्तानी तब्दील करने के हवाले से बात हो रही है। ये भी एक बेहतर रास्ता था कि वो खुद अपना फैसला उससे पहले ही सुना देते, बजाय इसके कि जब लोगों में खबरें आ गई, ये पता चल गया कि कप्तान तब्दील हो रहा है और आपने फिर उसका फैसला उस वक्त ही किया कि अगर आप ना करते तो वो ऐलान कर देते बिल्कुल कि जी हम हटा रहे हैं। और हम वो किया भी है उन्होंने, हम हटा रहे हैं और उनको लगा रहे हैं। तो ये एक बेहतर सोच जरूर थी दोनों तरफ से। अगर वो फैसला बेहतर अंदाज में करते या कप्तान खुद से ये फैसला कर लेते कि उनको रोसो के हवाले कर देनी चीज़ें, तो ये इतनी ज़्यादा जो बात हो रही है ना कि उनको मुनासिब अंदाज में उनको खुदा हाफिज नहीं कहा गया, जैसे मोहम्मद हफीज़ को कहा जी, जैसे मोहम्मद हफीज़ को कहा है। मोहम्मद हफीज़ ने वैसे बड़े दिल बर्दाश्ता होकर वो ट्वीट की है कि 4 साल का मुझसे कमिटमेंट किया गया था, बट 2 साल तक ही मेरा वो टेन्योर रहा। वैसे जितनी अनसर्टेनिटी दो टूर्स, 2 मैचेस जो उन्होंने 2 महीने का वो टेन्योर रहा उनका, तो जितनी अनसर्टेनिटी उस वक्त बोर्ड में थी, जिस तरह चेयरमैन बदल रहे थे, हमने पिछले 1 साल में मतलब चेयरमैन की तादाद बदलते हुए देखी है, तो ऑब्वियसली उसी तरह हफीज का फ्यूचर भी इसी तरह ही, हफीज का मुस्तकबिल ऐसा है। लेकिन ये जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, किसी को सरफराज अच्छा नहीं लगा। सरफराज के लिए तालियां कर दे थोड़ी, ताकि उनको सरफराज को ये तो लगे कि लोग उसको अभी भी याद करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो कहें कि एक सरफराज यहाँ पर खेल रहे हैं, एक सरफराज उधर खेल रहे हैं, एक सरफराज नवाज साहब की आपको 1 रन पे इतनी विकेटें याद आ जाएं। तो ये बिल्कुल अपनी जगह पर एक मौजूद है कि जिस तरह से मोहम्मद हफीज़ का जिक्र किया आपने, उन्होंने कहा कि मुझे 4 साल का मुआहिदा मुझे लाया इसलिए गया कि मैं 4 साल तक काम करूँगा, और 2 ही महीने गुजरे, बमुश्किल गुजरे। कैसे गुजरे ये भी एक अलग से कहानी है। लेकिन पाकिस्तान के साथ ये हुआ इस मामले में ज़रूर है कि अगर उनको लाया गया था तो फिर उनको जो उनके साथ वादा जिसने किया था उसको पूरा करना चाहिए था। अगर आपने उनको लगाया है तो फिर आपको उससे पहले जो लोग थे उनसे सवाल करना चाहिए कि आपने किस बुनियाद पर उनको उनके खिदमात हासिल की और आपने कहाँ पर उनको उठाकर किस जगह पर लगा दिया। फिर वापस घूमेंगे एक गैर मुल्की लोगों की तरफ कि उनको हम लेकर आते हैं, उनके साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल इस लिहाज से ज़रूर है हमारे साथ कि हमने कैसे उनको आगे लेकर चलना है। हफीज़ के लिए नेक तमन्नाएं हैं, 2 माह तक वो रहे, लेकिन बहरहाल ये एक अलग डिबेट है कि वो अहल थे नहीं थे, काबिलियत थी या नहीं थी, ये एक लंबी बहस है। लेकिन ये तरीकाकार कुछ मुनासिब नहीं है। बिल्कुल, और मतलब स्टेबिलिटी हम हमेशा ही मांगते हैं, बिकॉज हम एक लाफिंग स्टॉक बने में दुनिया में और हमें नहीं बनना चाहिए वो लाफिंग स्टॉक। बट हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और इस डिस्कशन में एड अप करेंगे। पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं अपनी डिस्कशन में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो PSL 9 शुरू हो रहा है, आर यू एक्साइटेड फॉर दैट? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा ये खुशी की बात ये है कि पाकिस्तान में हो रहा है और इसका कंप्लीट जो एडिशन है वो पाकिस्तान में होगा। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेट के शायकीन है वो उसको बहुत ज्यादा एंजॉय भी करेंगे और उनके पास अपॉर्चुनिटी भी होगी कि वो ग्राउंड में जाकर अपने जो सुपरस्टार्स हैं उनको सपोर्ट कर सकें। ठीक है। अच्छा रऊफ साहब, ये जो मोहम्मद हफीज़ वाला उनका मुआहिदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, आज उन्होंने ट्वीट किया कि उनको 4 साल तक के लिए कहा गया था कि वो इतने अरसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रहेंगे, लेकिन 2 माह बाद ही उनका मुआहिदा ख़त्म हुआ और उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल खुदा हाफिज़ कहा, आज उन्होंने उसके जवाब में ये कहा। तो आप समझते हैं कि ये एक नामुनासिब तरीक़ाकार है? और अगर आपने किसी को डायरेक्टर क्रिकेट लगाना है, भले पाकिस्तान से या बाहर से, तो फिर क्या आपके जहन में ख्याल आता है कि किस तरीके से उसका इंतखाब होना चाहिए? पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी होना चाहिए या पाकिस्तान से किसी को होना चाहिए, पाकिस्तान से बाहर से आप किसी को लाना चाहते हैं?
अब सर बेसिकली ये मेरा ख्याल है कि बड़ी एक लंबी डिबेट है और ये चलती रहेगी जब तक आप कॉम्पिटेंट लोगों को सामने नहीं लाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम असल में आ रहा है कि जो आपके प्लेयर्स हैं उनके पास मुतलका अहलियत नहीं है और उस शोबे में ना तो उनकी एजुकेशन कंप्लीट है और ना ही उनके पास एक्सपीरियंस है। मगर उसके बावजूद फिर उनको अगर कोई चेयरमैन उनका वाकिफ निकल आता है या वो उनको पसंद करता है तो उनको बड़े बड़े ओहदों पर रख लिया जाता है, मगर उसका फायदा पाकिस्तान क्रिकेट को बिल्कुल भी नहीं हो रहा और पाकिस्तान क्रिकेट मुसलसल बैकफुट पर जा रही है। अब जो फॉरनर है, फॉरनर को लाने का तरीका भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई वाजे नहीं है, क्योंकि आप देखें कि मिकी आर्थर और जितना भी उनका कोचिंग स्टाफ था वो ड्यूल जॉब वो करते रहे। वो वहां पर इंग्लैंड में बैठकर एक क्लब को सारा टाइम देते रहे और पाकिस्तान की नेशनल टीम के साथ वो असाइंड थे और इससे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट उनको हायर किया गया था, मगर उनके पास ना तो पाकिस्तान आने के लिए टाइम था, ना पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक जो सेटअप है उसको देखने का टाइम था, ना कोई लंबा अरसा पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे उनके साथ काम करने का उनके पास टाइम था। वो ऑनलाइन कोचिंग वहां पर करते थे और जब कोई बड़ा असाइनमेंट आती थी, मसलन एशिया कप या वर्ल्ड कप जैसा मेगा इवेंट आया, तो 1 या 2 दिन पहले वो पाकिस्तान की टीम को ज्वाइन करते थे और उसके अलावा वो घर पे बाहर अपने घरों में बैठकर बड़ी बड़ी सैलरियां लेते हैं और इस तरीके से मेरा ख्याल है कि दुनिया में कहीं भी इस तरह का सेटअप नहीं चलता। अब प्रॉब्लम जब पाकिस्तान का ये है कि आप देखेंगे जब इहसान मानी और वसीम खान आए थे तो उन्होंने सारी पावर्स मिसबाह को दे दी थी और वन मैन शो वो सारी क्रिकेट को हैंडल कर रहे थे। तो उस पर भी काफी सवाल उठे कि आपकी जो सिस्टम है वो 60-70 साल से फंक्शन है, तो ये कैसे हो सकता है कि एक ही आदमी को आप मैनेजमेंट कमेटी में भी डाल दें, उसको पाकिस्तान टीम का चीफ सेलेक्टर भी लगा दें, उसको एज ए कोच भी अपॉइंट कर दें, फिर फ्रेंचाइज का भी कोच लगा दें और फिर जितने भी जो डोमेस्टिक के अमूर हैं वो भी वही देख रहे थे मिसबा। तो फिर आखिरकार उसका ड्रॉप सीन ये हुआ कि उनको सब ओहदों से निकालना पड़ा। उसके बाद अभी जो हफीज की अपॉइंटमेंट हुई है वो भी मेरा ख्याल है कि जब तक आपने कोई देखिए, आप अगर मैनेजमेंट में आते हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास MBA की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास स्पोर्ट्स साइंसेस में MPhil या PhD या इस तरह की कोई डिग्रीज होनी चाहिए। अगर हमारे प्लेयर्स आना चाह रहे हैं इस फील्ड में तो मेरा ख्याल है कि उनको फिर जाना चाहिए एजुकेशन की जानिब, फिर भी वो काम कर सकते हैं। इस तरह आधा तीतर और आधा बटेर ये चल नहीं सकता, क्योंकि अब ये जो स्पोर्ट्स है ये बहुत आगे जा चुकी है, यूनिवर्सिटीज पे इस पे काम हो रहा है, स्पोर्ट्स साइंसेस की डिग्रीज दे रही है पूरी दुनिया में और स्पोर्ट्स ये आर्ट्स और साइंस का एक मिक्सचर है जो उसको साथ लेकर चलना पड़ता है। तो हमारे जो अनफॉर्चुनेटली ये है कि ना तो हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इसको समझ रहे हैं और ना ही हमारे प्लेयर्स इसको समझ रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल उस तरह तो बिल्कुल उस राह पे तो चल ही नहीं रहे हैं जिस तरह मॉडर्न डे क्रिकेट इस वक्त जो है वो टर्न अप कर रही है और जिस तरह हमें चेंजेस दिख रही हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में आती हुई। मगर रऊफ, क्योंकि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से आप भी काफ़ी एफिलिएटेड रहे हैं, मैं जब अपने डोमेस्टिक की बात करती हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट के डोमेस्टिक की बात करती हूँ, कौन से ऐसे कोचेज़ हैं जो आपको लगता है कि नहीं जी वो एक ऊपर नेशनल टीम के लेवल पर आकर जो है वो कोचिंग कर सकते हैं? देखिए, इसमें एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको बड़ा आसान है इस पे समझाना कि एक आप जो पाकिस्तान की जो सॉयल है वो बेसिकली नेचुरल टैलेंटेड जो यंगस्टर्स हैं उनसे माला माल है। पाकिस्तान को हमेशा से नेचुरल टैलेंट मिलता है। अब प्रॉपरली होना क्या चाहिए कि उनको हम मैनेज किस तरीके से करना, उनको डेवलप किस तरीके से करना, उनको साइकोलॉजिकल लेवल उनका किस तरीके से बेहतर करना है ताकि वो पाकिस्तान के काम आए, वो अच्छे क्रिकेटर्स के साथ अच्छे इंसान बने और पाकिस्तान के क्रिकेट को अपलिफ्ट करें। अब देखिए कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपने एक इलिटरेट कोच रखा है जिसकी एजुकेशन मैट्रिक इंटर या मैट्रिक फेल है, ठीक है, तो वो अगर आपके पास 10 या 11 लड़कों के ग्रुप आ जाता है, हाईली टैलेंटेड वो लड़के हैं, तो उनको किसी स्किल की जरूरत नहीं है, टेक्निकल किसी एक्सपेक्ट की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग की जरूरत है। साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग या उनको प्रॉपर इस सिस्टम से ऑर्गेनाइज करने के लिए आप मीडिया हैंडलिंग करना या पाकिस्तान टीम में किस तरह जाके आगे आपने ड्रेसिंग रूम शेयर करना, ये कोई इलिटरेट आदमी तो नहीं उनको सिखा सकता ना। ये तो हाईली क्वालिफाइड कोचेज होंगे जिनकी एजुकेशन इस लेवल की होगी, जो कि ह्यूमन एनाटॉमी जानते होंगे, जो कि फिजिकल फिटनेस से वाकिफ होंगे, जो न्यूट्रिशन से वाकिफ होंगे, जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से वाकिफ होंगे, जो बायोमैकेनिक्स से वाकिफ होंगे, वो उनको ट्रेन कर सकते हैं। इस तरीके से आप आगे नहीं जा सकते जिस तरीके से हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है या हमारे चेयरमैन उसको आगे लेकर जाना चाहते हैं कि एक फारसी सेटअप इसमें सारे के सारे लोग इलिटरेट आपने रख दिए और आपके पास एक बहुत बड़ी यंगस्टर की नेचुरल यंगस्टर्स की तादाद आ रही है, मगर आपने उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आपने सारे के सारे इलिटरेट कोचेज हायर किए हुए, तो इस तरीके से आपका सिस्टम मेरा नहीं ख्याल कि आगे जाएगा।
ठीक है। अच्छा रऊफ साहब, ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट के कोचेज़ की बात की है, आपने काफ़ी तवील अरसे तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, आपको लगता है कि जो हमारे कोचेज़ कौमी सतह की क्रिकेट खेल रहे होते हैं, अपनी टीमों के साथ काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर कोई कोचिंग होती भी है, या फिर जितने भी टॉप क्रिकेटर्स होते हैं वो खुद ही कोई हिकमत अमली मैच की बनाते हैं और बस चले जाते हैं? सब ये बिल्कुल, क्योंकि मैंने न सिर्फ एक क्रिकेट खेली है बल्कि मैं पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो मुल्तान रीजन था फर्स्ट क्लास का, उसका मैं 8-10 साल कैप्टन भी रहा हूँ। तो मुझे इस सिस्टम की इसलिए सबसे ज्यादा डीप इनकी समझ है कि ये जो हमारे कोचेज आते हैं इनको बिल्कुल किसी चीज की नहीं पता, इनको ये इवन के इनको जो कोचिंग मैनुअल्स हैं उनका भी नहीं पता है, इनको जो कोचिंग एजुकेशन है उसका नहीं पता है, इनको कोचिंग के जो गोल्स हैं उसका नहीं पता, इनको जो कोचिंग का विजन है उसको नहीं पता, इनको साइकोलॉजी का नहीं पता। तो ये बड़े रफली तरीके से जो यंगस्टर्स हैं पाकिस्तान के उनको ये डील करते हैं, और ये हर चीज अपने हाथ में। इवन के देखें कि आप काफी अर्से से ये भी डिबेट कर रही है कि पाकिस्तान का जो कैप्टन है वो क्यों डेवलप नहीं होती है। इसकी भी बेसिक वजह यह है कि जब आप अंडर 16 या अंडर 17 या अंडर 13 या अंडर 19 लेवल पर कोचिंग स्टाफ भेजते हैं, उन्होंने हर चीज अपने हाथ में रखी होती है। इवन के वो जो आपने रोलर लेना होता है कि लाइट, मीडियम या हैवी रोल कौन सा करना आपने पिच पे ड्यूरिंग आफ्टर द इनिंग्स ब्रेक, तो वो भी कोचेज ही डिसाइड करते हैं। प्लेइंग 11 भी कोचेज ही डिसाइड करते हैं। टॉस जीत कर कौन सी टीम ने बैटिंग करनी है, किसने बॉलिंग करनी है, ये भी कोचेज डिसाइड करते हैं। तो वो जो हमारे जो यंगस्टर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको ना तो वो एजुकेट कर सकते हैं और ना ही उनके हाथ में वो पावर देते हैं कि कल वो पाकिस्तान टीम में आकर अगर कोई किसी को कैप्टनसी के लिए तैयार किया जाए तो उसको वो एहल हो कि वो जो अंडर 13 या अंडर 16 या अंडर 19 लेवल है वहां से वो कोचिंग सीख के, कैप्टनसी सीख के या इन कोचेज से कोई गाइडलाइन लेकर आया हो। ये बहुत बड़ा फैलाव है मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट में इसका कोई फायदा नहीं है जो इन्होंने कोचिंग के ये जो लोग आए किए। बट रऊफ, आपको ये लगता है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट पे तो इतनी सारी चीज़ें हैं जिस पे हम बात करते रहें तो मेरा ख्याल से पूरा वक्त गुजर जाए, बट PSL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे पास जहां हम फॉरेन कोचेस को आते हुए देखते हैं, बिकॉज एक छोटा सा स्टेंट होता है, लीग्स में ज़्यादातर प्रेफर भी करते हैं फॉरेन कोचेस आना। आपको ये लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास अपने लोकल कोचेस को ग्रूम करने के लिए कि उन फॉरेन कोचेस के साथ उन लोकल कोचेस को लगाया जाए और उनको ये मौका मिले कि वो पैरेलली उन फॉरेन कोचेस के साथ ग्रूम हो? जी बिल्कुल, ये बड़ा वैलिड ये क्वेश्चन है और ये काफी अरसे से ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि देखें कि ये जो PSL इस तरह की लीग ये लाने का मकसद ही ये है कि जो आपका लोकल स्टाफ है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन हो, वो ग्रूम हो। ये नहीं हो सकता कि आप एक बहुत लंबे अरसे के लिए आप जो आपने हार्ड अर्निंग मनी है, जो हमने बहुत एक लंबे 60-70 साल से इसमें वर्क करके कमाई हुई है, आप वो जो फार्मर्स हैं आप उन पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उसका मकसद यही होता है फॉरेन कोचेस बुलाने का कि आपका जो अपना स्टाफ है वो उनसे सीखे। मगर प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि आपका जो स्टाफ है वो क्यों नहीं सीख रहा। आपका कोई एक आदमी अभी तक तैयार नहीं हुआ कि जो पाकिस्तान की नेशनल टीम पर जाकर या ऊपर वाली जगह पर जाके कोचिंग कर सके। इसका बेसिक जो रीजन भी यही एजुकेशन की डेफिशिएंसी है। जब तक आप हाईली एजुकेटेड लोग नहीं रहेंगे, जो देखें कि एक बाहर से आदमी आप लाते हैं, कोच लाते हैं, कोचिंग स्टाफ लाते हैं, वो हाईली एजुकेटेड होता है, उनके पास डिग्रीज होती है, PhD MPhil उन्होंने किया होता है। तो अगर आप उनके साथ मैट्रिक फेल आदमी लगा देंगे जो अपना सेटअप से आपको अपने साथी जो आपने कोचेज हायर किए होते हैं, तो वो उनसे क्या सीखेगा? वो तो 5 साल भी रऊफ, ये तो एजुकेशन का फुकदान रहा। ये तो हम मतलब क्रिकेटर्स को भी देखें तो बहुत कम क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखा क्रिकेट के साथ। और एक चीज़ बहुत अच्छी रमीज राजा लेकर आए थे कि एक स्कूल के साथ उन्होंने बाइंडिंग की थी कि हमारे अब लड़के जो हैं वो एजुकेटेड भी होंगे। बट येस, ये फुकदान तो रहा है। ख्याल से बस इस डिस्कशन को अभी हम यहाँ ब्रेक लगाते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग डिस्कशन और मुझे नहीं लगता कि इस प्लेटफॉर्म पर हम इतनी देर सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट की तब्दीलियों की बात कर सकते हैं, बट ये PSL से हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं वो जरूर बात कर सकते हैं। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL 9 स्पेशल। और डिस्कशन हमारी पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ डेविएट कर जाती है, बिकॉज PSL भी पाकिस्तान सुपर लीग है और जाहिर सी बात है पाकिस्तान क्रिकेट में इतनी सारी चीजें हैं सही करने के लिए हाफिज कि हम शायद वो डिस्कशन शुरू करते हैं तो हम इधर से उधर चले जाते हैं हाफिज, ना चाहते हुए भी कि आप किसी और मुल्क की बात करें
तो घूम कर वो पाकिस्तान क्रिकेट पर आती है और सबसे पहले उन्हीं चीज़ों पर आती है जिनमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, इस्लाह होनी चाहिए लेकिन हो नहीं पाती है। तो यही वजह है कि बार बार चीज़ें घूमती हैं, वापस आती हैं, लोग आवाज़ बुलंद करते हैं, बात करते हैं। सबका मकसद यही होता है कि यहाँ से कुछ बेहतरी निकले और पाकिस्तान के नौजवानों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपनी सलाहियतों के इजहार के मौके मिलें। बिल्कुल, और जो इस्लाह करने की कोशिश करता है उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, या जो जिसको टाइम मिलता है वो इस्लाह करने की ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहा होता। सो यस, ये डिस्कशन तो चलती रहेगी, मगर पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर अब हम वापस फोकस करते हैं, बिकॉज PSL का सीज़न 9, सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये सीज़न 9 आ गया है। हम जब पहले PSL पे खड़े हुए थे, जब UAE से शुरुआत हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि क्या कर गुजरेंगे हम, क्या ऐसा होगा कि जिस मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली जा रही है, क्या वहाँ पे हम अपनी लीग लॉन्च कर सकेंगे। बट येस, थैंक्स टू नजम सेठी जिन्होंने एग्जीक्यूट किया। बट नजम सेठी से पहले ये ब्रेन चाइल्ड जो था, ये ज़का अशरफ साहब के जो पहला टेन्योर था, उस टाइम फ्रेम में सलमान सरवर बट के अंडर जो है इसको स्टार्ट किया गया था। बट येस, सीजन 9 इज राइट हियर, एंड कैप्टनसी की जो चेंजेस आए हैं और कौन कौन कैप्टन है इस दफ़ा इस सीजन में, वो आप लोगों से भी शेयर करते हैं और फिर ज़रा आप लोगों की राय जानते हैं कि कैप्टन्स के हवाले से आपको कौन सा कैप्टन ऐसा लगता है जो कि दमदार होगा इस दफ़ा PSL 9 में। सो अगर हम डिस्कशन शुरू करें मुल्तान सुल्तान्स, हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान्स को मोहम्मद रिजवान ने बड़ी सक्सेसफुली लीड किया है। उसके बाद फिर शाहीन शाह अफरीदी, लाहौर कलंदर्स इज द ओनली फ्रेंचाइज जिसने अपने टाइटल को डिफेंड किया, एंड दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। क्या इस बार हैट्रिक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बड़ा प्रेशर होगा शाहीन शाह अफरीदी पे, बिकॉज शाहीन शाह की अपनी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इस वक्त रेडार के अंडर है, देखना है कि कैसा परफॉर्म करेंगे। देन कराची किंग्स के लिए शान मसूद हो गए हाफिज, एकदम से कहानी बदल गई, किस्सा बदल गया, लोग बदल गए, शक्लें बदल गई। टीमें भी बदल गई हैं, लोगों की टीमें भी बदल गई हैं। तो कुछ स्टैट्स भी हैं हमारे पास, आदादो शुमार भी हैं कि कौन से कप्तान ने कितने मैचेस कप्तानी की है, कितने मैचेस में उसको नाकामी का सामना करना पड़ा है। शान बिल्कुल नई टीम की तरफ चले गए हैं, इमाद भी अपनी टीम बदल कर चले गए, हसन अली एक और टीम की तरफ चले गए। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान के जो नसीम शाह हैं वो कहीं और चले गए। उनके तीनों भाई एक टीम में हैं। इस्लामाबाद ब्रदर्स को आप लोग क्या पता है एक साथ जो है कोई ऐसा मौका है जिस पे आप एक साथ देखें, एंड आने वाले दिनों में क्या पता पाकिस्तान की तरफ से भी आपको शाह ब्रदर्स जो हैं वो बॉलिंग करते हुए देखें। क्या वैसे जबरदस्त हमारा पेस अटैक हो जाएगा जब ये शाह ब्रदर्स उस पर राज करेंगे। बट मूविंग ऑन फर्दर, बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ही इज द कैप्टन ऑफ द साइड, एंड वी हैव सीन बाबर आजम not doing so well with Peshawar Zalmi, but I hope he does well in this season because अब पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी का प्रेशर उनके सर पे नहीं है। देन राइली रोसो, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, हमने काफ़ी डिटेल में उसके हवाले से बात की है, और उसके बाद शादाब खान, इस्लामाबाद यूनाइटेड। सो इस वक्त तो सबसे पहले मैं आप लोगों की तरफ आना चाहूँगी, कैप्टन्स को देखते हुए कौन सी है आपकी फेवरेट टीम? अस्सलाम वालेकुम। मेरे हिसाब से तो द बेस्ट टीम दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इज़ लाहौर कलंदर्स, नॉट ओनली बिकॉज कि मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, बट आई थिंक शाहीन अफरीदी जो हैं PSL में ही हैज़ हैड दिस अपॉर्चुनिटी कि उन्होंने बहुत सेफली अपना टाइटल डिफेंड किया है। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। ऑब्वियसली शायद इतना अच्छा टाइम अभी नहीं गुजरा वर्ल्ड कप में या कुछ और, बट आई रियली थिंक दैट ही विल बी बैक विद द सेम एंथुजियाज्म जिस तरह पहले हमें PSL में वो नज़र आते थे। तो बहुत अच्छी उनकी कैप्टनसी देखने को मिलेगी उनकी, मुझे लगता है। बिल्कुल। और कोई इसमें चिप इन करना चाहेगा? आप बताएं। ये इनको माइक लेना पड़ेगा आपको। अस्सलाम वालेकुम जी। I personally support the Lahore Qalandar because due to the फ़खर ज़मान my favorite player, but अगर कैप्टनसी की बात करें तो बाबर आजम के ऊपर रेट करूँगा शाहीन अफरीदी से, क्योंकि he had the great experience in the captaincy. So I would suggest बाबर आजम दा। ये आप माइक हिलाते रहेंगे तो आपकी आधी आवाज़ आएगी, आधी नहीं आएगी, तो माइक नहीं हिलाना है। I think बाबर आजम is the best than शाहीन अफरीदी। बाबर आजम इज बेस्ट देन शाहीन अफरीदी। तो फिर तो आप लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं, ज़ल्मी के कैप्टन को आप कह रहे हैं वो बेस्ट है, तो फिर तो तजाद हो गया ना आपकी बात। He had the great experience than शाहीन अफरीदी। हाँ। So that's why, बट फ़खर ज़मान की वजह से तो मैं लाहौरी हूँ पक्का। लाहौर की तरह। वाह भाई वाह, मतलब ये आपने सबको वैसे चेक कर लिया बॉक्स ना। बाबर वहाँ पसंद है मुझे, तो चलो ज़ल्मी को भी फ़खर की वजह से लाहौर कलंदर पसंद है। एज अ कैप्टन बाबर पसंद है, लेकिन आई पर्सनली सपोर्ट लाहौर कलंदर। चलें फिर देखते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंसेस होती हैं इन टीम्स की, बट किस तरह की परफॉर्मेंस रही पास में हाफिज, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या विन परसेंटेज रही इन कैप्टन्स की, इन प्लेयर्स की जब ये कैप्टन्स थे, और इन्होंने अपनी टीम्स को क्या क्या किस किस तरह PSL में जिताया,
या हरवाया? सबसे पहले शाहीन शाह आफरीदी, बिकॉज ही इज द ओनली कैप्टन जिन्होंने अपने टाइटल को डिफेंड किया। एंड टॉकिंग अबाउट हिज कैप्टनसी, बिल्कुल जी, जहाँ पर हम बात करते हैं शाहीन आफरीदी की, अगर उनकी कप्तानी की बात करें तो एक ऐसी टीम जहाँ पर जो कि बिल्कुल गिरी हुई थी अपने नताइज के एतबार से, शाहीन आफरीदी को अगर देखते हैं तो ये इन्होंने 25 मैचों में कप्तानी की है PSL में, जिसमें से 17 इन्होंने जीते हैं, 7 हारे हैं, ठीक है जी, 1 बराबर हुआ था। और जो इनका शरह है वो 68% है कि ये इनकी जो विन परसेंटेज है अगर उसको हम देखते हैं तो 68% है। तो अगर हम मजमूई तौर पर तमाम कप्तानों को भी देखते हैं, गो कि इनके मैचेस कम होंगे लेकिन उसके बावजूद भी जो इनकी विन परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है। तो शाहीन को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उन्होंने बड़े मुख्तसर से वक्त में जो कामयाबी हासिल की बहैसियत कप्तान, वो उसमें नुमायाँ नज़र आते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद जब हम बात करते हैं मुल्तान सुल्तान्स यानी मोहम्मद रिजवान, यानी मोहम्मद रिजवान जैसे ही कप्तान बने, मुल्तान सुल्तान्स के कुछ रंग बदल गया, अंदाज बदल गया, मुल्तान सुल्तान्स की पूरी टीम का एहसास बदल गए, जज्बात बदल गए। सो यस, मोहम्मद रिजवान की जब हम बात करते हैं तो 21 से 23 में ये इन्होंने कैप्टनसी की है और उस कैप्टनसी में 36 मैचेस इन्होंने खेले, जिसमें से 24 जीते हैं, 12 हारे हैं और 66.66 की विन रेशो परसेंटेज है इनकी। सो इनका भी ये ही इज़ द सेकंड इन द विन रेशो परसेंटेज और काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। और सबसे अच्छी बात ये रही है कि मोहम्मद रिजवान के अंडर अलग अलग प्लेयर्स आपको उभर के आते हुए सामने दिखे हैं। हमने मुल्तान सुल्तान में खुशदिल शाह को अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हुए देखा। अंडर मोहम्मद रिजवान एहसानुल्लाह की परफॉर्मेंस जो है वो हाईलाइट हुई है और एहसानुल्लाह ने जिस तरह पिछले सीजन PSL में परफॉर्मेंसेस दी, इट वाज अंडर मोहम्मद रिजवान। मूविंग ऑन फर्दर, अगले अगर अच्छा जी, अब इसके बाद अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो शान मसूद नज़र आते हैं, जिन्होंने 11 मैचेस में कप्तानी की है, 6 मैचेस इन्होंने जीते हैं, 3 मैचेस में इन्हें नाकामी का सामना रहा है, 1 मैच इनका टाई हुआ, 1 मैच जो था उसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ। तो इनका जो शरह है जीतने की वो 54.54 है। तो ये इनकी 27.27 इनकी हारने का मामला है। तो 11 मैचेस, जो सबसे कम मैचों में अगर किसी ने कप्तानी की है तो वो शान मसूद नज़र आते हैं, जिनके पास 11 मैचेस हैं और 6 उसमें से वो जीत पाए हैं। तो ये शान मसूद साहब, अब देखते हैं कि इस मरतबा चूँकि वो सारे के सारे मैचेस की कप्तानी करेंगे तो हो सकता है कुछ बेहतरी उनकी आए। बिल्कुल जी। और शान मसूद जो कि लॉन्गर फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम को भी कैप्टन कर रहे हैं। सो पास्ट में भी कराची किंग्स ने ये किया था कि क्योंकि बाबर आजम कप्तान थे पाकिस्तान टीम के, तो बाबर आजम को एज कैप्टन लेकर आए थे, जो कि एक सक्सेसफुल स्टिंट नहीं रहा था। अब देखते हैं कि शान मसूद किस तरह परफॉर्मेंस देते हैं और किस तरह क्या कराची किंग्स की परफॉर्मेंसेस को बेहतर कर पाएंगे कि नहीं। बिकॉज पिछले कुछ सीजन से जो शान मसूद जिस तरह कराची किंग्स ने परफॉर्म किया है वो एक डिसअपॉइंटमेंट ही रही है। बाबर आजम की बात करते हैं, बिकॉज पेशावर ज़ल्मी के लिए जब बाबर आजम ने कैप्टनसी की और उससे पहले जो है कराची किंग्स के लिए भी कैप्टनसी की। सो 2020 से लेके 2023 के टाइम स्पैन में जब ये कैप्टन रहे तो इन्होंने 22 मैचेस खेले हैं, जिसमें सिर्फ 6 जीत पाए हैं और 16 में उनको शिकस्त का सामना हुआ, विच मीन्स बहुत ही लो विनिंग परसेंटेज है, विच इज़ 27.27, विच मीन्स के बिल्कुल सक्सेस रेट अच्छा नहीं रहा बाबर आजम का। दो के जब पाकिस्तान से खेल रहे थे और पाकिस्तान के कप्तान थे तो पाकिस्तान T20 टीम का एक अच्छा विनिंग रेशो था। हमने बायलैटरल से ज़्यादा आई वुड से कि जो इवेंट्स थे, जो टूर्नामेंट्स थे, उसमें उनका बहुत अच्छा एक रिकॉर्ड रहा। दो के शायद हम बायलैटरल्स में कभी कभार हाफिज, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली सुना किसी ने कहा हमने बनी बनाई T20 टीम ख़राब कर दी, तो फिर मैंने जाके ढूंढा और मैंने सोचा कि क्या बनी बनाई। सो 2021 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ वाज दी लास्ट बायलैटरल T20 सीरीज जो पाकिस्तान ने जीती थी। तो फिर हम क्यों ये ऐसी बात फैलाते हैं कि बनी बनाई T20 टीम खराब हो गई। बनी बनाई T20 टीम खराब हुई, इस पर तो मजीद बात करेंगे, लेकिन मुश्ताक अहमद साहब की राय लेना भी बहुत ज़रूरी है। मुश्ताक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाफिज साहब, सवेरा, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं। और भाई बहुत ठंड है आपकी तरफ ठंड का तो नहीं मुझे पता, यू नो आई ट्राई टू लुक कूल। आप तो ना बिल्कुल, हाँ, अभी थोड़ी देर में लग रहा है कि आप रैप करने लगेंगे। अच्छा मुश्ताक, ये इतना भी ठीक है। ये कप्तानों की बात हो रही है तो मुख्तलिफ कप्तानों के आदाद व शुमार जो उनके जितनी कप्तानी उन्होंने की है, जो कामयाबियाँ मिली हैं,
आपके ख्याल में कौन सा इस सीज़न में सबसे ज़्यादा कप्तान जो होगा, जिसके ऊपर नज़रें होंगी, निगाहें होंगी, और आपके ख्याल में उसके अलावा कौन सा ज़्यादा बेहतर है हैसियत कप्तान? आई थिंक जो बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था आप लोगों की बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जितने भी कैप्टन है एक्सेप्ट आपका रायली रोसो, बाकी सबको बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है कैप्टनसी का, स्पेशली इन पीएसएल में। शदाब को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है। शान ऑलमोस्ट वाइस कैप्टन था जितनी देर, एक थोड़ी देर मुल्तान सुल्तान का वो कप्तान भी रह चुका है। आई थिंक ये सारे जितने, शहीन को बहुत ज्यादा 2 साल का एक्सपीरियंस है। आई थिंक ओवरऑल इन सब कैप्टन को पीएसएल में स्पेशली खेलने का तरीका आता है, और इनकी जितनी भी मैनेजमेंट होती है, जितने भी, जैसे रिजवान है, रिजवान इज अ वेरी गुड लीडर, बिकॉज मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुआ उसके साथ। जैसे आपने शान की बात की, शान भी ऑल्सो दे हैव ऑल द क्वालिटीज विच इज ए कैप्टन की होनी चाहिए। मोटिवेशन, हारे हुई टीम को उठाना कैसे है, ये सबको आता है। रायली रोसो का मुझे अंदाजा नहीं है, एंड आई फील कि रायली रोसो का जो सरफराज का गेम हुआ है वो थोड़ा सा, आई थिंक कोयटा ग्लैडिएटर के लिए एक धचका जरूर पहुंचेगा। उसकी वजह पता क्या है कि एक बंदा ट्रॉफी उठा रहा है और ट्रॉफी की रोनुमाई में शामिल हो रहा है, और फिर अगले दिन वो कैप्टन नहीं रहता। और अगर वो, जैसे शाहिद अफरीदी ने पेशावर ज़ल्मी के होते हुए डैरन समी को खुद अनाउंस करके कहा था कि जी मेरी कैप्टनसी इसको दें ताकि मैं फ्रीली खेल सकूं, एज ए प्लेयर खेल सकूं। तो आई थिंक ऐसी कम्युनिकेशन से एक आपके 8 साल के कप्तान जो आपने सर्व किया होता है, उसकी इज्जत में भी फर्क पड़ता, रिस्पेक्ट भी रहती है, और वो पाकिस्तान का भी कप्तान रह चुका है। आई थिंक दे मिस द ट्रिक देयर, और आई थिंक इसमें कोयटा ग्लैडिएटर को डेफिनेटली थोड़ी देर के लिए ना, हफ्ता 1.5 2-3 मैच लग जाएंगे तो टू अंडरस्टैंड कि ये क्या डिसीजन, बहुत गलत टाइम पे मुझे लगता है कि ये डिसीजन लिया गया सरफराज। एक स्टार्टिंग, तो ये सारी जी बिल्कुल एक स्टार्टिंग स्टेप और एक बैड उससे टेस्ट से जो है वो शुरू करना, मेरा ख्याल से कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए ये मुश्किलात ना ज़्यादा पैदा करे, बिकॉज ऑलरेडी कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंसेस पास पीएसएल में अच्छी नहीं रही। सरफराज की हम बात करें तो हम सरफराज का ज़रा परफॉर्मेंसेस भी देख लेते हैं। एज अ कैप्टन सरफराज किस तरह परफॉर्म करते रहे। सबसे ज़्यादा एज कैप्टन जो मैचेस खेले गए हैं वो सरफराज ने खेले हैं। 80 मैचेस में उन्होंने कैप्टनसी की है फ्रॉम द टाइम स्पैन ऑफ 2016 टू 2023, और जिसमें 38 मैचेस में उनको जीत हासिल हुई है, एंड 41 मैचेस वो नहीं जीत पाए, और इनका विन लॉस रेशो 47, विन रेशो है 47.50। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब तक पीएसएल यूएई में थी मेजर लीग, कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही, एंड सरफराज ने भी बहुत अच्छे तरीके से कैप्टनसी की। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो, जब पाकिस्तान में आई पीएसएल, तब से जो है वो डिप होना शुरू हो गई कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंसेस। एक आखिरी कप्तान जो कि रह गए हैं, हम उनकी भी बात कर लें, एंड देन मुशी भाई हम आपकी तरफ वापस आते हैं। शादाब खान, जो कि एक रूकी से लेके एक कैप्टन तक गए, एक इमर्जिंग प्लेयर थे, और इमर्जिंग प्लेयर से कैप्टनसी की उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और बाखूबी संभाली, बहुत अच्छे तरीके से संभाली। यस, उस तरह की फतुआत एंड में नहीं आई जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी, बिकॉज हमेशा डार्क हॉर्स की तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड सामने रही। शादाब खान की बात करें तो 2019 से 2023 43 मैचेस की कैप्टनसी की उन्होंने, जिसमें 23 जीते, 20 में उनको शिकस्त का सामना हुआ। 53.48 की विन परसेंटेज है। दिस इज द टॉप 4th परसेंटेज अगर हम सारे कैप्टनसी की विन रेशो परसेंटेज की बात करें। सो मुशी भाई, सबसे पहले तो मैं सरफराज की तो हमने बात की कि किस तरह की परफॉर्मेंस रही, बट आपको क्या लगता है कि क्या हुआ ऐसा कि जैसी पीएसएल पाकिस्तान आई, अचानक से कोयटा ग्लैडिएटर्स दिखना बंद हो गई? आई थिंक कंडीशंस, आप कंडीशन को देखिए। पिचेस, दुबई की जो पिचेस थी, वो दुबई की पिचेस बहुत सूट करती थी कोयटा ग्लैडिएटर को, जिसमें नवाज था, उनके स्पिनर्स थे, और सरफराज को स्पिनर्स को इस्तेमाल करना इन कंडीशन में बहुत आता है। और उनकी जो छोटे छोटे वो जो परफॉर्मेंसेस थी, वो वहाँ पे बहुत मैटर करती थी। वहाँ पे छोटी छोटी पार्टनरशिप, वहाँ पे स्पिनर्स को अच्छा खेलने वाली टीम जीतती थी। ये मैंने वहाँ पे नोट किया। आपने देखा होगा कि जितने भी सैफी जब भी विकेट लेना चाहते थे तो वो अपने स्पिनर पे ज्यादा बैंक करते थे, और आई थिंक वो उनकी बैट्समैन थे, खुद इनकी सैफी की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी दुबई में, क्योंकि वहां पे वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते थे, स्विंगल लेते थे, स्वीप मार लेते थे। तो आई थिंक वो कंडीशन जैसे ही चेंज हुई पाकिस्तान में, थोड़ा सा कई दफा यहाँ पे पिच पे बाउंस मिल जाता है, बॉल गीला हो जाता है, ड्यू फैक्टर्स भी आए हैं बीच में। तो इस सारी प्रिपरेशन को अगर देखा जाए
तो आई थिंक ये मुझे तो कंडीशन को सामने रखते हुए जो इनकी फॉर्मेट थी वो चेंज नहीं कर सके। आई थिंक 2-3 साल उनको लगे अंडरस्टैंड करते हुए कि दुबई की कंडीशन और है और पाकिस्तान की कंडीशन और है, तो वजह से आई थिंक उनको प्रॉब्लम आई। तो इसका मतलब ये कि वसाइल का भी बहुत फ़र्क पड़ता है सवेरा, कि आपके पास वसाइल उस वक्त कंडीशंस के एतबार से ज़्यादा अच्छे थे जब आप यूएई में खेल रहे थे, और जब आप पाकिस्तान में आए तो उस तरह के खिलाड़ी आपके पास नहीं थे जो इन पिचेस पर, चूंकि मुख्तलिफ पिचेस हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके काम आ सकते, तो इससे भी फ़र्क पड़ा होगा मेरा ख्याल से। बिल्कुल, और फायर पावर थी ऑब्वियसली केविन पीटरसन के साथ, उसका भी चेंज आया। जो फायर पावर थी कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास जब तक यूएई में हो रहा था पीएसएल, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे थे जो उनके फॉरेन प्लेयर्स थे, वो मौजूद थे उनके स्क्वाड में। सॉरी गाइस, अगर आप इजाजत दें, हमारे इलाके में अजान हो रही है, तो अगर मुझे इजाजत दें तो मैं नमाज पढ़ लूं। बिल्कुल मुशी भाई, यहाँ वक्त भी खत्म हो गया। बिल्कुल आपके अजान के टाइम के साथ साथ हमारे जो है यहाँ पे जोर का वक्त भी खत्म हुआ जाता है, दो कि हमने अभी और बहुत सारी डिस्कशन करनी है PSL 9 के हवाले से। बट यस, अब हम आपसे ये प्रॉमिस करेंगे कि हम अगले जब शो में आएंगे, यानी कल जब 1 बजे आपके सामने आएंगे, तो हम बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट के जो मसले हैं उसकी तरफ डेविएट नहीं करेंगे, बट फोकस करेंगे कौन कौन सी ट्रेड्स हुए, कौन कौन से चेंजेस हुए, क्या स्क्वाड सामने आए। ऑब्वियसली कल तो फिर जश्न का होगा मकाम, बिकॉज जब ये मेला सजेगा, जब ये सेरेमनी शुरू होगी और जब पहला मुकाबला होगा PSL 9 का, तो सभी पुरजोश हों। कल सीटी बजनी है, कल मैदान भी लगना है और कल खेल शुरू होगा। इससे पहले कि खेल शुरू हो, हमें एक यहाँ पर प्रोग्राम में वक्त अपने ख़त्म को पहुँचता है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि हम दोबारा कल मिलेंगे, सांसें हमारी चलती रहेंगी, आंखें हमारी खुलती रहेंगी और आपको हम बताते रहेंगे कि क्या हो रहा है PSL में। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे सवेरा साहिबा को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।